हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में वर्ण के विषय में चर्चा की थी। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से उच्चारित होते हैं, इन सब विषय में हमने पिछले अपने कुछ वीडियो में विस्तृत चर्चा की है और हम आगे बढ़े थे शब्द की ओर। हम शब्द के विषय में कुछ जाने इसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आपको स्वतः सुगमता से प्राप्त होते रहें। तो मित्रों, हमने चर्चा की थी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि की अभिव्यक्ति का माध्यम वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, हमने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी। व्यंजन के बारे में भी हमने विस्तार से जाना था और इन दोनों से मिलकर बात आई थी फिर शब्द की। तो शब्द क्या होते हैं, हमें ये समझना होगा। हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। मित्रों, याद रखना है आपको कि हम व्यंजन और स्वर को वैसे ही मिलाकर रख दें, इकट्ठा करके और कहें हमने ये शब्द बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा। सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसके साथ अर्थ होना चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। अब मित्रों, यह जो शब्द है इसे हम दो भागों में बांटते हैं और उसका आधार है परिवर्तन के आधार पर। अर्थात जो मूल शब्द है उसमें किसी शब्द में परिवर्तन होता है और किसी में नहीं होता है। किस आधार पर होता है ये हम देखेंगे अभी। अब बात आती है, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं परिवर्तन के आधार पर, विकारी और अविकारी। अविकारी क्या होते हैं, इसको हमने अपने पिछले एक वीडियो में जाना था, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। इसलिए हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे विकारी शब्दों के विषय में। ये विकारी शब्द क्या है, विकारी किसे कहते हैं? मित्रों, मूल शब्द तो वही रहता है, परंतु आवश्यकता अनुसार हम उसके लिंग, वचन व काल में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे संज्ञा क्या होती है। तो मित्रों, संज्ञा को हम परिभाषित करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अर्थात किसी का भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, गुण हो, स्थान हो, कुछ भी हो, यदि उसका नाम हमने लिया तो वह व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा नाम से अभिहित की जाती है। जैसे राम, श्याम आदि हम नाम लेकर देख सकते हैं। अब इस संज्ञा को भी 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मित्रों, जब हम छोटी कक्षा में पढ़ाते हैं तो मूलतः 3 ही भेद पढ़ाते हैं, पर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे देखेंगे तो हमें 5 भेद इसके जानने होंगे। विषय विशेषज्ञ के रूप में इस प्रश्न पर कई बार चर्चा कर चुके हैं हम, और इसीलिए सभी का समाधान हो, यह बात ध्यान में रखकर हम इस वीडियो में 5 ही प्रकार की संज्ञाओं का अच्छे से वर्णन करेंगे। तो हम इस संज्ञा को लेते हैं। पहली संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। केवल एक व्यक्ति का नाम यदि हम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, हरि, श्याम, उत्तर, पश्चिम, भारत, जापान, हिमालय, वाराणसी, गया, सभी तरह के हमने नाम ले दिए हैं। तो ये जो संज्ञा कहलाएगी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा का मित्रों दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक व्यक्ति का बोध न हो, उस तरह के समस्त व्यक्तियों का, वर्ग का बोध कराने वाले शब्द मूलतः जातिवाचक शब्द कहलाते
हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घर, लड़का, पर्वत, ये ऐसे शब्द हैं जिससे घर रहने का स्थान है, वो किसी व्यक्तिगत घर का नहीं बता रहा है, सभी घर के लिए रहने के स्थान का बोध करा रहा है। लड़का एक निश्चित उम्र के सभी बच्चों का बोध करा रहे हैं। पर्वत भी इसी तरह का है, सभी पर्वत के लिए प्रयोग होता है। जब हमने हिमालय नाम लिया था तो एक निश्चित पर्वत की बात की थी। मनुष्य, मोर, इसी तरह के सारे शब्द ये होते हैं। तीसरी संज्ञा है मित्रों भाववाचक संज्ञा। वस्तु के गुण, दशा, व्यापार, धर्म आदि का जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमें याद रखना है मित्रों, इनमें एक ही भाव का बोध होता है और वस्तु या पदार्थ का गुण या धर्म उससे अलग नहीं रह सकता। इस संज्ञा का अनुभव होता है, अतः इसका बहुवचन प्राय नहीं होता। हमें याद रखना है, इसका बहुवचन सामान्यतः नहीं होता, अपवाद तो सब जगह मिलते हैं। ये सामान्यतः विशेषण के अंत में ई, पन, हट, वा, पर, स प्रत्यय लगाकर तथा संस्कृत की धातु के अंत में तात्व प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। यहाँ हम कुछ इस तरह के शब्दों को देखेंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है, इसके उदाहरण हम देखते हैं। बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन, बूढ़ा से बनेगी बुढ़ापा, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, नारी से नारीत्व, बंधु से बंधुत्व, माता से मातृत्व। तो ये थी मित्रों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, हम इसे भी देखते हैं। अपना सर्वनाम है, अपना से भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। अहम से अहंकार, पराया से परायापन, मम से ममता या ममत्व। इस तरह से सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। सुंदर शब्द को लें तो सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, बड़ा से बड़प्पन, छोटा से छोटपन, ये इसी तरह की संज्ञाएं हैं। क्रिया शब्द से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं मित्रों, हम इसे भी देखते हैं। मिलना से मिलन, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, ये इस तरह की संज्ञाएं हैं जो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। ये हमारी तीन तरह की जो मुख्य रूप से संज्ञाएं थी वो हैं। दो और प्रकार संज्ञाओं के, वह है समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूचे समूह का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे संज्ञा शब्दों में हम देखते हैं जैसे सभा, झुंड, दल, संसद। ये सभी शब्द जो एक समूह का बोध करा रहे हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। मित्रों, इसका अंतिम और पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, ये सब द्रव्य हैं। तो जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो न हम इन्हें जातिवाचक मानेंगे, न भाववाचक, न ही समूहवाचक और व्यक्तिवाचक, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों, इस तरह हमने आज संज्ञा